नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है संकल्प माँ का। आज सुबह जब महिमा जी हर रोज की तरह अपने रसोई घर में जाकर अपने लिए चाय बना रही थी, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह चाय पीना अच्छा लगता था, इसलिए सबसे पहले सुबह उठकर अपने और अपने पति के लिए चाय बनाती थी और उन्हें आवाज़ देने लगती थी, आ जाइए चाय पी लीजिए। फिर बालकनी में बैठकर दोनों एक साथ चाय पिया करते थे और चाय का आनंद लेते थे। लेकिन आज एक कप चाय ही बनाई थी कि सामने दीवार पर लगी हुई एक फोटो पर जब उनकी नज़र पड़ी तो उनके दिल में एक जोर की धक-धक हुई, क्योंकि उस तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी और वह माला मानो उन्हें अंदर तक हिला रही हो। 1 महीना पहले घटी एक घटना ने महिमा जी को अंदर तक हिला कर रख दिया था। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनके बहते हुए आंसू में कितना दर्द था, यह तो बस वही जानती थी। इसे कोई भी नहीं समझ सकता था। मन ही मन सोच रही थी कि वह मेरा कितना ख्याल रखते थे, मेरी हर ज़रूरत को मेरे कहने से पहले ही पूरा कर दिया करते थे। फिर अचानक से बीच रास्ते में छोड़कर मुझे क्यों चले गए हो? महिमा जी एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन अब वह रिटायर हो चुकी थी। उनकी उम्र अब लगभग 65 वर्ष है। टीचिंग के दौरान वह यह सोचा करती थी कि जब वह रिटायर हो जाएगी तो अपने बच्चों और पति के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिताएंगी, क्योंकि सिर्फ नौकरी ही ज़िंदगी नहीं होती। लेकिन कौन जानता था कि ज़िंदगी आगे क्या रंग दिखाने वाली है। उम्र के पड़ाव पर आकर वह एकदम से अकेली हो गई थी। इस उम्र में अब किसी सहारे की भी तलाश क्या करती, क्योंकि जिन बेटों से उन्हें उम्मीद थी उन्होंने ही अपनी माँ के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था और अपने माता पिता को कब भुला दिया उन्हें पता भी नहीं चला और बहुत दूर जाकर दुनिया बसा चुके थे। अब तो महिमा जी के जीवन में खालीपन आ गया था और एक ऐसा खालीपन जिसका दर्द कुछ ज़्यादा ही था, जिसे वह दिन रात महसूस करती थी। कुर्सी पर बैठे बैठे महिमा जी को नींद आ गई और वह पुरानी यादों में खो गई। इस बड़े से घर में भी वह एकदम अकेली रहती थी। जब उनका घर पूरी तरह से परिवार से भरा हुआ था तो उनके घर में हंसी खिलखिलाने की आवाज़ें गूंजा करती थी। जब महिमा जी के पति घर आते थे तो वह आवाज़ लगाने लगती थी, अरे ओ गुरमीत की माँ कहाँ हो, मेरे लिए पानी लेकर आ जाओ। महिमा जी पानी का गिलास लाते हुए बहुत मुस्कुराती थी और कहती थी, यह लीजिए गुरमीत के पापा जी, पानी पी लीजिए। इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस उठते थे। महिमा जी अपने छोटे बेटे गुरमीत सिंह को बहुत प्यार करती थी। उन्हें अपने छोटे बेटे से कुछ ज़्यादा ही लगाव था, इसलिए वह उन्हें गुरमीत के पापा ही कहती थी। लेकिन उनके दोनों बच्चों में ही उनकी जान बसती थी। लेकिन बस हंसी मजाक करने के लिए ही वह अपने बच्चों का नाम लेकर बुलाते थे, क्योंकि उन्हें एक दूसरे का नाम लेकर बुलाने में मज़ा आता था। यही उनकी आदत बनती जा रही थी। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी, अच्छा पालन पोषण किया। अब तो बस एक कर्तव्य निभाना बाकी था, उनके कैरियर का चुनाव करना और अपने बच्चों की शादी करना। राकेश जी हमेशा से अपने बड़े बेटे को अपना कारोबार संभालने के लिए कहते थे, लेकिन उनके बेटे को विदेश में नौकरी करना पसंद था। वह अपने पिता के कारोबार को संभालना नहीं चाहता था। वह अपनी ज़िंदगी में तरक्की हासिल करना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था। और एक दिन अपने पिता को उसने अपनी यह इच्छा भी बता दी थी। अपने बेटे की बात को सुनकर राकेश जी बहुत परेशान हो गए थे, तो वह कहने लगे, लेकिन बेटा अगर तुम विदेश चले जाओगे तो फिर हमारे कारोबार को कौन संभालेगा? लेकिन बेटा मैं तो सोच रहा था कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वह हमारे कारोबार को और बढ़ा देंगे। नौकरी तो सिर्फ नौकरी होती है जिसे करके तुम सिर्फ जीवन जीने के पैसे कमा सकते हो, लेकिन अगर व्यापार बढ़ाओगे तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो जाएगी। जितने पैसे तुम नौकरी में कमाते हो बिजनेस में उसके कई गुना कमा सकते हो। लेकिन पिताजी अगर हमें यही सब करना होता तो आपने हमें इतना पढ़ाया लिखाया क्यों है? अगर हमें यह कारोबार ही संभालना था, मैंने तो सोच लिया है कि विदेश में जाकर ही अच्छी सी नौकरी हासिल करूंगा और वहीं पर अपनी घर गृहस्थी भी बसा लूंगा और फिर वहीं सेटल हो जाऊंगा। मेरी बात समझने की कोशिश करना बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया है ताकि तुम्हें जीवन जीने का सलीका आ जाए और समझदारी से ज़िंदगी जी सके, क्योंकि पढ़ लिख कर सिर्फ
नौकरी ही नहीं की जाती, बिजनेस करने का तरीका भी पढ़ा लिखा इंसान ही जानता है, क्योंकि बिना पढ़े लिखे तो बिजनेस भी नहीं किया जाता है। पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए ही नहीं की जाती। और वैसे भी हमारे पास इतने सारे लोग काम करते हैं, तुम्हें तो सिर्फ बैठकर हिसाब किताब ही संभालना है। और अगर बेटा यह व्यापार तुम्हें पसंद नहीं है, तुम अपने मन मुताबिक कोई और बिजनेस शुरू कर सकते हो और मुझे इससे भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर तुम बिजनेस करना ही नहीं चाहते तो फिर मुझे नौकरी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम विदेश में ना जाकर अपने ही देश में नौकरी करो और हमारी आंखों के सामने रहो। राकेश जी ने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन गुरमीत तो मानने को तैयार ही नहीं था। तो उनका छोटा बेटा मोनू बोला, अरे भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है, हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, क्या तुम उन्हें छोड़कर विदेश चले जाओगे? आखिर तुम हम सबके बिना वहाँ कैसे रहोगे? और विदेश जाने की बात तुमने सोची भी तो सोची कैसे? लेकिन उनके छोटे बेटे ने जो भी कहा, गुरमीत ने उसकी मजाक बनानी शुरू कर दी थी और बोला, अरे हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हें तो पापा के बिजनेस को ही करना है, लेकिन यह सब मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए जैसा तुम्हें सही लगे तुम करो और जैसा मुझे सही लगेगा मैं करूँगा। मुझे पता है तुम्हारे जैसी सोच वाले लोग अपनी ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। तुमने देखा नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन तुम हो कि वहीं पड़े रहना चाहते हो, इस कुएं का मेंढक बनकर रहना चाहते हो। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जो हमेशा माता पिता की उंगली पकड़कर ही चलता रहूँ। गुरमीत किसी की बात सुनने वाला नहीं था, ना ही उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। उनके बाद तो उसके माता पिता ने भी चुप रहना ही उचित समझा। गुरमीत ने अपना वीज़ा भी तैयार करवा लिया था और एक दिन हवाई जहाज़ में बैठकर विदेश चला गया। विदेश में जाकर उसे अपने बूढ़े माता पिता की याद भी नहीं आई, न ही अपने बूढ़े माता पिता के प्रति उसे अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास हो रहा था। अपने बेटे के इस तरह से चले जाने से महिमा जी बहुत दुखी हो रही थी। तो राकेश जी बोले, अरे तुम ज़्यादा चिंता मत करो, आजकल के बच्चे अपने हिसाब से ही अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें भी अपने मन को समझा लेना ठीक रहेगा। तो महिमा जी बोली, लेकिन माता पिता तो अपने बच्चों के लिए अपने सारे फर्ज निभाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी ज़िंदगी का हर एक लम्हा अपने बच्चों की खुशियाँ हासिल करने के लिए गंवा देते हैं और सोच सोचकर अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता में अपने बाल भी सफ़ेद कर लेते हैं। बच्चों के जन्म होने से लेकर उसके जवान होने तक उसकी हर ज़रूरत और ख्वाहिश का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। फिर औलाद क्यों अपने फ्यूचर और भविष्य के लिए मनचाही ज़िंदगी जीने के अलावा उन्हें कुछ और सूझता नहीं है। वह अपने बूढ़े माता पिता को क्यों भूल जाते हैं? यह कहते कहते महिमा जी की आवाज़ रुआंसी सी हो गई थी। राकेश जी महिमा जी को बोले कि महिमा जी, आप ज़्यादा चिंता मत करो, गुरमीत को जैसी ज़िंदगी जीनी है उसे जीने दो। आखिर हम तो अपने बच्चों की खुशी ही चाहते हैं, लेकिन हमारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है। हमारे पास हमारा छोटा बेटा मोनू भी है, वह भी तो सोचो। मोनू बचपन से ही कुछ शांत और शर्मीले स्वभाव का था, अपने बड़े भाई से एकदम अलग था। उसे अभी तक अपने माता पिता के बताए गए रास्ते पर ही चलने की आदत थी। वह हमेशा उनकी बताए रास्तों पर ही चलता था, अपने माता पिता की उंगली थामकर आगे बढ़ता था। अपने बड़े बेटे के चले जाने के बाद से राकेश जी को अपने छोटे बेटे मोनू से ही कुछ उम्मीदें बची थी। वही अब उनका इकलौता सहारा था। कम से कम वह अपने बड़े भाई की तरह स्वार्थी तो नहीं था। जब गुरमीत विदेश चला गया तो मोनू ने अपने माता पिता के हाथ को थामते हुए कहा, अगर कोई मुझे सारे जमाने की दौलत भी मेरे कदमों में बिछा दे तब भी मैं अपने माता पिता को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अपने बेटे की बातों को सुनकर राकेश और महिमा जी को गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन उनकी यह खुशी भी कुछ ही पलों की थी। मीनू शायद जमाने भर की दौलत से भी ज़्यादा उसे मनमोहक लगने लगी थी, क्योंकि जब से वह मीनू से मिला था वह उसके रूप के जंजाल में ऐसा फंसा कि अपने माता पिता को ही भूल बैठा था। मीनू तो पता नहीं कब से एक ऐसे ही लड़के की तलाश में थी जो अपने दिमाग से ना चलता हो, जिसकी कोई अपनी सोच ना हो और जो सिर्फ मीनू के इशारे पर ही नाचेगा। मीनू ने मोनू को अपने रूप के जाल में ऐसा फंसा लिया था
अब तो वह उसे अपनी उंगलियों पर ही नचाती थी और अपनी मर्जी के अनुसार ही चलाती थी। मोनू उसके लिए एकदम से परफेक्ट था, क्योंकि वह तो चाहती ही थी कि उसका पति हाँ में हाँ मिलाने वाला हो, और अगर ऐसा पति मिल जाता है तो पत्नी कुछ ज़्यादा ही खुश रहती है। मीनू एक बहुत ही अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। वह 2 भाइयों की इकलौती बहन थी, अपने माता पिता की इकलौती बेटी, लेकिन उनकी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। उसके पिता का बहुत बड़ा बिजनेस था जो अलग अलग शहरों में फैला हुआ था। उनके कारोबार के सामने मोनू के माता पिता का कारोबार कुछ भी नहीं था। मीनू एक बहुत ही सुंदर और स्मार्ट लड़की थी। कॉलेज के सभी लड़के उसके आगे पीछे घूमा करते थे, लेकिन इतने सारे लड़कों में उसने सिर्फ मोनू को ही चुना था, क्योंकि मोनू से एक ऐसा लड़का मिला जो उसके हिसाब से ही चल सकता था और जिसे वह अपने हिसाब से चला सकती थी। मोनू को भी ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं कुछ अलग हूँ, सभी से अच्छा हूँ, इसलिए इसलिए मीनू ने उसे पसंद किया है और लड़कों को नहीं। इस बात पर उसे अपने आप पर घमंड होने लगा था। रोज की तरह वह दोनों आपस में बातें करते, एक साथ बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीते और समय बिताते थे। एक दिन मीनू कहने लगी, मोनू यह तो बताओ, तुम अपने माता पिता को हमारे घर कब भेज रहे हो? मैंने अपने पापा को तुम्हारे बारे में बता दिया है, इसलिए मेरे पापा तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहते हैं। तो वह बोला, लेकिन तुम्हारे पापा मेरे माता पिता से क्यों मिलना चाहते हैं? क्या उन्हें मुझसे मिलकर खुशी नहीं होगी? अरे तुम भी कितने पागल हो। अगर उन्हें तुमसे मिलकर खुशी ना हुई होती तो क्या वह तुम्हारे माता पिता से मिलने को कहते? वह तुम्हारे माता पिता से इसलिए मिलना चाहते हैं ताकि हमारी शादी की बात कर सकें, और तुम्हें तो पता है कि शादी की बात तो बड़े लोग ही करते हैं। तुम एक काम करो, 2 दिन बाद ही अपने माता पिता को हमारे घर लेकर आ जाओ, क्योंकि 2 दिन के बाद मेरे पापा बाहर जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उससे पहले ही हमारी शादी की तारीख फिक्स हो जाए, वरना पता नहीं कब तक यह बात चल जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम परसों ही अपने माता पिता को लेकर हमारे घर आ जाओ। मोनू बोला, लेकिन मीनू मैंने तो अभी तक इस बारे में कोई भी बात नहीं की है, तुम्हारे बारे में जिक्र भी नहीं किया है। अरे कोई बात नहीं, अगर जिक्र नहीं किया तो कर दो, मैं कौन सा किसी से कम हूँ, मुझे तो वह देखते ही पसंद कर लेंगे। आखिर मुझ में क्या कमी है जो तुम मेरे बारे में बताने से डर रहे हो? नाराज होते हुए मीनू ने कहा। तो मोनू बोला, नहीं नहीं मीनू, ऐसी बातें नहीं हैं, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम्हारे में कोई कमी है? मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे शादी की बात करने में शर्म आती है। मैं अपनी शादी की बात खुद कैसे करूँ? बस यही सोचकर दिल बैठा जा रहा था। उसकी बातों को सुनकर मीनू बड़े ही गुस्से से बोली, अच्छा तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हें अभी भी बच्चा समझते हैं, या तुम अपने आप को खुद बच्चा समझते हो जो ऐसी बातें कर रहे हो? चलो कोई बात नहीं, अगर तुम यह बात नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं खुद जाकर उनसे बात कर लूँगी। तो मोनू बोला, अरे नहीं नहीं मीनू, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर देना तुम, क्योंकि मेरे पिताजी बिना कुछ सोचे समझे ही शादी से इनकार कर देंगे। उसकी बातों को सुनकर मीनू बोली, लेकिन क्यों? शादी के लिए क्यों इनकार कर देंगे? क्या लड़कियां शादी की बात नहीं कर सकती क्या? उन्हें अपनी शादी के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है क्या? मीनू की बातों को सुनकर मोनू घबरा गया था। अब तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह मीनू को किस तरह से समझाए। तो वह कहने लगा, हमारे घर में ऐसी लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता है जो अपने होने वाले ससुराल में खुद जाकर अपने रिश्ते की बात करे, क्योंकि शादी ब्याह की बातें बड़े लोग ही करते हैं और सलीके और तरीके से होनी चाहिए। तुम जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठा देना, इसका मतलब तो तुम्हारे घर वाले बहुत ही पुराने विचारों के लोग हैं। नहीं मीनू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके ख्यालात इतने भी पुराने नहीं हैं कि वह अपने बेटे की पसंद का ख्याल ना रखें। मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं। मीनू मोनू को कहने लगी, देखो मोनू, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ समझा देना चाहती हूँ, मैं किसी के इशारों पर नाचने वाली लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ऐसे घुटन भरे माहौल में हरगिज नहीं रह सकती हूँ जहाँ हर वक्त रोक टोक होती रहे। मैं अपने हिसाब से जीने वाली लड़की हूँ। उसकी बातों को सुनकर मोनू परेशान हो गया था, क्योंकि वह मीनू को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था। तो वह बोला, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? क्या कहना चाहती हो? जरा खुल कर बोलो। देखो मोनू,
मैं एक खुले ख्यालों की मॉडर्न लड़की हूँ। मेरे पापा भी बहुत ही खुले विचारों के इंसान हैं। उन्होंने मेरे ऊपर कभी भी कोई पाबंदी नहीं लगाई है। मेरे भाइयों ने भी मेरी ज़िंदगी में कोई रोक टोक नहीं की है। वह भी अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ तक कि मेरे पापा तो अभी भी क्लब ज्वाइन करते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं। और इतने खुले माहौल से आकर मैं तुम्हारे दकियानूसी घरवालों के साथ कैसे एडजस्ट करूँगी? और तुम भी तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कैसी हूँ, तो फिर मेरा वहाँ पर गुजारा कैसे होगा? अरे मीनू, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे शादी करने से इनकार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। हाँ मोनू, मैं भी तुमसे शादी करने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे माता पिता के साथ रहने से इनकार कर रही हूँ। मैं तुमसे साफ साफ बोल देना चाहती हूँ कि तुम शादी के बाद हमारे साथ आकर रह लेना। इससे सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। क्यों, सही कहा ना? मीनू की बातों को सुनकर मोनू परेशान हो गया था। वह सोचने लगा कि अपने माता पिता को छोड़कर कैसे मैं उसके घर में रहने को आ जाऊं। अरे मोनू, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हारे माता पिता एक छोटे से बच्चे हैं जो तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। जब तुम्हारा बड़ा भाई उन्हें छोड़कर जा सकता है तो तुम्हारे जाने से कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? अभी भी तो वह रह ही रहे हैं, तो बाद में भी रह लेंगे। और वैसे भी मेरे पापा जी ने तो यह फैसला भी कर लिया है कि वह अपनी एक कंपनी की बागडोर तुम्हारे हाथों में देना चाहते हैं, जो विदेश में है। फिर हम वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारी तो किस्मत ही बदल जाएगी। लेकिन मीनू, मेरे माता पिता के प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। उन्हें अकेला कैसे छोड़ूं? अकेले कैसे रह जाएंगे? उनके मिलने जुलने वाले सभी लोग यहीं पर तो रहते हैं, उनके रिश्तेदार भी आते जाते रहेंगे, तो फिर वह अकेले कैसे हो गए? माँ बाप को वैसे भी अपने बच्चों को अपने पल्लू से बांध कर नहीं रखना चाहिए, उन्हें उनके मन मुताबिक चलने देना चाहिए। मीनू ने अपनी बातों के जाल में मोनू को ऐसा फंसाया कि उसे उसकी सभी बातें सही लगने लगी। उसे भी लगने लगा था कि मीनू जो भी कह रही है सब सही कह रही है। मोनू को उसमें कोई भी बुराई नज़र नहीं आ रही थी। रात को जब मोनू घर पहुंचा तो उसने अपने माता पिता को हिम्मत जुटाकर मीनू के बारे में बता दिया और साथ ही साथ सारी बातें भी बता दी। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर महिमा और राकेश जी निशब्द रह गए थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका छोटा बेटा भी उनके साथ ऐसा करेगा। तो वह बोले, तुम क्या चाहते हो मोनू बेटा? क्या तुम हमें छोड़कर जाना चाहते हो? तो मोनू ने कहा सर झुकाकर, हाँ पिताजी, मैं मीनू के साथ विदेश जाना चाहता हूँ, उसके पापा के बिजनेस को संभालना चाहता हूँ। राकेश जी ने बिना कुछ सोचे समझे ही हाँ कर दी और कहा, हाँ बेटा, तुम जा सकते हो। जब राकेश जी ने ऐसा बोला तो महिमा जी बोली, आप कैसी बातें कर रहे हो? क्यों, ठीक ही तो कह रहा हूँ। यह कहते हुए उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। रूंधे हुए गले से बोले, बच्चे भी उस चिड़िया के बच्चों की तरह होते हैं जो बड़े होने पर घोंसले में रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें उड़ान भरनी होती है। घोंसले में तो तब तक रहते हैं जब तक वह खुद से उड़ने ना लगें। लेकिन हमारे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, अगर वह खुद से उड़ सकते हैं तो उन्हें उड़ने दो। हम क्यों रोक कर उनकी ज़िंदगी खराब करें? जो वह करना चाहते हैं करने दो। यह कहते कहते उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। लेकिन मोनू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उसने तुरंत ही वहां से उठकर तुरंत ही मीनू को फोन लगाया और सारी बातें बता दी। थोड़े ही दिनों में दोनों की शादी कर दी गई थी। शादी होने के बाद मीनू अपने ससुराल आ गई और कुछ रस्म निभाकर अपने मायके चली गई और मोनू को भी साथ ले गई। समय यूं ही बीत रहा था। अब तो राकेश जी की तबीयत भी खराब होने लगी थी, क्योंकि अकेले ही उन्हें घर और दुकान का काम करना पड़ता था, जो उनसे अब होता नहीं था। इसलिए उन्होंने परेशान होकर अपने काम को भी आधा कर दिया था। कुछ समय बाद मोनू अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला गया। अब तो राकेश और महिमा जी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने अपने छोटे बेटे के वियोग को भी सहन कर लिया था, या फिर सहन करने का दिखावा कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से अपने दर्द को छिपाते थे। जिस घर में हमेशा चहल पहल रहती थी वहाँ अब सन्नाटा छा गया था। इतना बड़ा घर, इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर खिड़कियाँ, पूरा घर अब खाने को दौड़ता था, क्योंकि घर की रौनक तो रहने वाले लोगों से होती है, ना कि सामान से। वरना तो एक पत्थर के मकान भी खंडर लगने लगते हैं।
दोनों पति पत्नी बैठकर एक दूसरे का हाल चाल बांट लेते थे और अपने अतीत के पन्ने पलटने लगते थे। और घूम फिर कर बात उनके बच्चों पर ही आ जाती थी। जब बच्चे याद आते थे तो आंखों से आंसू टपकने लगते थे, लेकिन क्या करते, याद करके चुपचाप बैठ जाते थे। हालांकि उनका पूरा प्रयास यही रहता था कि बच्चों की यादों से खुद को दूर रखें, क्योंकि यादों से तो सिर्फ तकलीफ होती थी। लेकिन यादों पर किसका जोर चल सकता है, यादों को छोड़ना भी आसान नहीं होता। महिमा जी अपने आप को ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश करती थी, अपने कामों में ही लगी रहती थी। लेकिन राकेश जी एक ही पेपर को कई कई बार पढ़ते थे और महिमा जी को भी खबरें सुनाते रहते थे। इसी तरह दोनों एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। एक दिन की बात है, जब राकेश जी पेपर पढ़ रहे थे और महिमा जी रसोई में खाना बना रही थी, तो उन्होंने आवाज़ दी, क्या बात है, आज पेपर में कोई खबर नहीं आई क्या? आपने आज मुझे कोई भी खबर नहीं सुनाई है। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, अपने आप को पेपर पढ़ने में व्यस्त रखा। उनकी आवाज़ न आने पर महिमा जी रसोई से बाहर आई तो देखा कि पेपर नीचे पड़ा हुआ था और अपनी गर्दन कुर्सी पर टिकाकर आसमान की तरफ देखे जा रहे थे। यह देखकर महिमा जी को कुछ हैरानी हुई। महिमा जी ने पास जाकर देखा तो उनका शरीर बेजान हो चुका था। यह देखते ही महिमा जी की जोरदार चीख निकली और वह फूट फूट कर रोने लगी। उनके रोने की आवाज़ सुनकर उनके आस पड़ोस के लोग भी आ गए थे। उनके रिश्तेदारों को भी पता भेज दिया गया था और उनके दोनों बेटों को भी फ़ोन कर दिया गया था। फ़ोन पर ही दोनों बेटों ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में आने से मना कर दिया और बोला कि उन्हें समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए उनके मर्द शरीर का अंतिम संस्कार उनके बिना ही करवा दीजिए। बेटे तो उन्हें कब से भुलाकर ही बैठे थे, लेकिन अब तो महिमा जी पति के जाने से बिल्कुल ही टूट गई थी। उनकी जीने की उम्मीद भी खत्म हो गई थी। ऊपर से वहाँ बैठे हुए लोगों की बातें उनके दिमाग पर हथौड़ी की तरह बरस रही थी, जो कह रहे थे कि माता पिता अपने बच्चों को रात दिन मेहनत करके पालते हैं, इतना बड़ा करते हैं कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, सारे कष्ट को खुद ही सहन करते हैं, लेकिन अपने बच्चों पर मुसीबत नहीं आने देते। लेकिन आजकल के बच्चे तो देखो, अपने माँ बाप को भूल कर कैसे बैठ जाते हैं। जिन बच्चों को बुढ़ापे का सहारा कहा जाता है, वही बुढ़ापे में नज़र तक नहीं आते हैं। उन्हें बस अपने बीवी और बच्चों में ही सारी दुनिया नज़र आती है। वहीं पर बैठी हुई एक दूसरी महिला कहने लगी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आजकल के बच्चों के लिए तो पैसा ही सब कुछ है, रिश्तों की जगह भी पैसे ने ही ले ली है, किसी से लगाव ही नहीं रहा है, रिश्तों की डोर भी टूटती जा रही है, मर्यादा भी टूटे या ना टूटे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी बैठे हुए लोग एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे, लेकिन महिमा जी चुपचाप पत्थर बनी हुई बैठी थी, उन लोगों को देख रही थी, उनकी बातें सुन रही थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, सभी लोग अपने घर जा चुके थे, लेकिन महिमा जी बेचारी कहाँ जाती, वह अपने घर में अकेली हो चुकी थी। वह तो अभी तक एक सदमे से बाहर भी नहीं आई थी। इस बात को लगभग 1 महीना बीत चुका था। अपने पति को याद करके महिमा जी कुर्सी पर बैठी चाय पी रही थी और आंसू बहा रही थी। काफ़ी देर तक महिमा जी वहीं बैठी रही। आज तो उन्हें नाश्ता भी नहीं किया था, बस अपने पति की याद में रोए जा रही थी कि अचानक से दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे पर जाकर देखा तो उनकी एक सहेली खड़ी हुई थी। महिमा जी और उनकी सहेली को एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। अपनी सहेली को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अरे देखना रुक्मणी, तुम्हारे जीजू मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हैं। अपनी सहेली को ऐसी हालत में देखकर रुक्मणी जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे, तो वह बोली, मुझे तो आज ही यह सब पता चला है, इसलिए तुमसे मिलने चली आई हूँ। तुम्हारे सामने रहने वाली मीनाक्षी जी ने मुझे यह सब बताया है, इसलिए यह सब सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और तुमसे मिलने चली आई। दोनों बैठकर आपस में बातें करने लगी। थोड़ी देर बातें करने से जब वह अपनी सहेली के लिए चाय बनाने घर में जाने लगी तो चक्कर खाकर गिर गई, लेकिन रुक्मणी जी ने उन्हें दौड़कर संभाल लिया था और बोली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं नहीं रुक्मणी, रहने दो, मैं ठीक हूँ, आज मैंने खाना नहीं खाया इसलिए शायद चक्कर आ गए थे। क्या तू अब तक भूखी है? रुक्मणी दौड़कर रसोई में गई और अपनी सहेली के लिए खाने के लिए कुछ बना कर ले आई। रुक्मणी जी बोली, देखो महिमा, रोने धोने से कुछ भी होने वाला नहीं है,
ऐसी हालत बनाओगी तो तुम्हारे पति को भी तुम्हें ऐसी हालत में देखकर बहुत दुख होगा, उन्हें भी सुकून नहीं मिलेगा। तो फिर मैं क्या करूं? कैसे हिम्मत रखूं? मेरे दोनों बेटे भी मुझे छोड़कर विदेश चले गए हैं। इतने बड़े घर में मैं अकेली रह गई हूँ। एक एक दिन भी बरसों के समान लगता है। महिमा, तुम सारी चिंता छोड़ दो और अपनी एक जिंदगी की शुरुआत करो। मुझे ही देख लो, मेरा पति मुझे छोड़कर कितने साल पहले चला गया था और मैं अपने इकलौते बेटे को पाल पोस कर कैसे बड़ा किया, यह तुम भी जानती हो। बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की थी और सोचा था कि सारी उम्र तो मैं काम करके जिंदगी बिता दी है, अब थोड़ा सा आराम मिलेगा। बहू आएगी घर में तो रौनक हो जाएगी, मेरा घर भी पोता पोतियों से महकेगा, अपने बच्चों को मैं अच्छे संस्कार दूंगी। लेकिन मेरे सारे अरमान एक पल में मिट्टी में मिल गए जब बहू ने साफ साफ बोला कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती। उसके कहने पर मेरे बेटे ने अलग रहने का फैसला कर लिया था। उसके एक बार कहने पर मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। घर में रहकर भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और समय के साथ साथ चलती थी। अच्छा पैसा भी कमा लेती थी और दिल भी लगा रहता था। रुक्मणी की बातों को सुनकर महिमा जी को बड़ी हैरानी हुई। उसका हौसला वाकई काबिले तारीफ था। अपनी सहेली की बातों से महिमा जी को हिम्मत मिली तो उन्होंने सोचा कि इंसान की उम्र मायने रखती है। मायने नहीं रखती, हौसला मायने रखता है। रुक्मणी कहने लगी, अच्छा महिमा, अब मैं चलती हूँ, तुमसे मिलने फिर आऊँगी। इतना कहकर वह चली गई। रुक्मणी जी की बातें महिमा जी के दिमाग में बार बार चल रही थी। अगले दिन सूर्य की किरण के साथ ही जब वह उठी तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उनके साथ चमकने के लिए आया हो। इसलिए आज महिमा जी ने भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला ले लिया था। अपने अतीत की यादों को भूलकर वह आगे बढ़ना चाहती थी। उनका छोटा बेटा विदेश में रहकर उनके ससुराल वालों के कारोबार को आगे बढ़ा रहा था तो बड़ा बेटा अपने परिवार के साथ खुश था। मोनू के सालों को उसके जीजा की उपस्थिति पसंद नहीं थी, क्योंकि उसके आने के बाद से उनकी अहमियत कुछ कम हो गई थी और उनका हिस्सेदार भी बढ़ गया था। इसलिए वह मोनू को पसंद नहीं करते थे, लेकिन अपने पिताजी की वजह से उसे कुछ कहते नहीं थे। धीरे धीरे मोनू को भी अपने ससुराल वालों में बदलाव नजर आने लगा था, परंतु सब कुछ जानते समझते हुए भी वह अनजान होने का दिखावा करता था। विदेश में रहकर मीनू के भी रंग बदलने लगे थे। वह तो पूरा समय अपने ब्यूटी पार्लर में ही बिताती थी और खूब पैसा उड़ाती थी। एक दिन मीनू के पिता शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और उनका वहीं पर देहांत हो गया था। अब तो मोनू के सालों को मोनू पहले से ही खटक रहा था, इसलिए अपनी बहन और बहनोई का साथ उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए अपने पिता के मरने के बाद ही उन्होंने अपनी बहन बहनोई को अलग कर दिया था और दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था और यहाँ तक कह दिया था कि इस घर से कहीं और जाकर रह लो, यह घर तुम्हारा नहीं है। मीनू की भी उनके आगे एक न चली। मोनू बेचारा सीधा साधा सब कुछ सहता रहा। मीनू को तो शुरू से ही ऐसा आराम की आदत थी। जमाने की गर्म हवा भी उसे उसके माता पिता ने नहीं लगने दी थी। मेहनत करना क्या होता है उसे तो पता ही नहीं था। वह तो हमेशा सोचती थी कि उसके पास इतना पैसा है जिससे वह कुछ भी कर सकती है। मीनू की भाभीियों ने भी मीनू के भाइयों को भड़काकर उससे अलग कर दिया था और उसे अब तो ताने मारने और नीचा दिखाने से पहले एक बार भी नहीं सोचती थी। इसलिए अब तो मीनू उनके साथ रहना भी नहीं चाहती थी और अपना नया घर बना लेना चाहती थी। लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि उसके भाइयों ने उसे बहुत कम हिस्सा दिया था। मीनू और मोनू दोनों परेशान हो गए थे। ऊपर से जिस तरह के शौक मीनू के थे उनका पूरा करने के लिए तो मोनू को नामुमकिन लग रहा था। अब तो चिंता में डूबी हुई मीनू अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी। मोनू कहने लगा, एक काम करते हैं, हम अपने घर वापस चलते हैं। इस समय चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली, अरे हाँ, यह तो मैं भूल ही गई थी कि हमारा घर भी है। अब तो हमारा काम बन ही जाएगा। तुम तो इतना खुश हो रही हो जैसे तुम्हें पता नहीं क्या याद आ गया है और जैसे तुम्हें किसी खजाने की चाबी मिल गई हो। अरे मोनू, कुछ ऐसा ही समझ लो, तुम्हारे पिताजी की जायदाद में जो तुम्हारा हिस्सा है वह किस दिन हमारे काम आएगा। मैं तो वैसे भी वहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी को बेचकर हम यहाँ अपना कारोबार शुरू करते हैं। मोनू बोला, हमारा हिस्सा तो है, लेकिन मैं माँ को उसे बेचने के लिए नहीं कह सकता हूँ।
जैसी बातें करते हो, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मोनू कहने लगा, हम दोनों यहाँ रहकर कोई नौकरी कर लेंगे। रही बात घर की तो किराए पर रह लेंगे। नहीं नहीं मोनू, नौकरी करना मेरे बस की बात नहीं है, और सिर्फ तुम्हारे नौकरी करने से घर का खर्चा नहीं चलेगा। अगर तुम कोई बड़े अधिकारी होते तो बात अलग होती, लेकिन तुम्हें तो कोई छोटी मोटी नौकरी ही मिल सकती है। और वैसे भी जिस तरह से हमारे भाई भाभी ने हमें जलील किया है, हमें उन्हें भी तो दिखाना है कि हम उनके सहारे के बिना भी अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। लेकिन मीनू, हमने तो माँ को कभी फ़ोन करके पूछा तक नहीं है कि तुम कैसी हो, क्या हाल चाल है। और अब अचानक से जाकर प्रॉपर्टी के बारे में बोलेंगे तो कैसा लगेगा, और जाकर अपना हिस्सा मांगेंगे तो माँ हमारे बारे में क्या सोचेगी। अरे तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें गलत ही क्या है। आखिर तुम उनके बेटे हो। अब जल्दी से अपने बड़े भाई को फ़ोन करो, क्योंकि उन्हें भी तो प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहिए होगा। अपना हिस्सा लेने के लिए तो वह भी दौड़े दौड़े चले आएंगे। नहीं, मेरा भाई नहीं आएगा, उनके पास कोई कमी नहीं है। अरे तुम एक बार फ़ोन करके तो देखो, तभी तो पता चलेगा। यह कहकर मीनू ने फ़ोन मिला दिया। गुरमीत से बात करने के बाद मोनू को जो सुनने को मिला, उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि इतनी मेहनत करके नौकरी पाने के बाद भी उसकी नौकरी छूट गई थी। लाख कोशिश करने के बाद भी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, तो जीवन गुजारने के लिए एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। अब उस बिजनेस में भी उसे घाटा हो रहा था। वह तो पहले से ही अपने घर जाने के बारे में सोच रहा था और अपनी माँ से मदद मांगने के लिए सोच रहा था। दोनों भाइयों ने एक साथ मिलकर एक साथ घर जाकर अपना हिस्सा मांगने का फैसला किया। आज पूरे 10 साल के बाद गुरमीत और मोनू पूरे 8 साल बाद अपने घर आ रहा था। टैक्सी लेकर वह दोनों अपने घर के लिए निकल गए। टैक्सी में बैठे हुए अपने शहर की सड़कों से गुजर रहे थे, जहाँ कभी वह बचपन में घूमा करते थे। कितनी हंसी और खुशी के सुकून के साथ उनके दिन गुजर रहे थे, और कितनी बेफिक्री के साथ घूमा करते थे, जैसे कल की ही बात हो। ना कोई फिक्र थी, ना कोई परेशानी, क्योंकि सारी परेशानी तो उनके माता पिता ने ही उठा कर रखी थी। कोई भी परेशानी आने से पहले उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाते थे। जब तक माता पिता उनके साथ थे, किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि सारी तकलीफ माता पिता खुद ही उठा लेते थे। लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कब माता पिता को छोड़कर चले गए, उन्हें भी पता नहीं चला। आज उनकी आंखें आंसुओं से भर रही थी, आंखों से आंसू टपक रहे थे। जब वह अपने घर पहुंचे तो घर का नज़ारा देखकर हैरान रह गए। वहां उत्सव मनाया जा रहा था। फिर उनकी नज़र सामने वाले बोर्ड पर पड़ी, जहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, राकेश जी मेमोरियल स्कूल। असल में महिमा जी ने अपने घर की मरम्मत और रिनोवेशन करवाकर उसे एक स्कूल में बदल दिया था। आज के ज़माने में जहां स्कूल शिक्षा का मंदिर ना होकर एक व्यवसाय बन गया है, वही महिमा जी ने अपनी सहेली के साथ मिलकर एक ऐसे विद्यालय का निर्माण किया था, जहां पर बहुत कम फीस थी और गरीब लोगों के लिए मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराई जाती थी। समय बीतने के साथ साथ जब और लोगों ने भी इसके बारे में जाना, तो उनकी मदद के लिए आगे आए, और धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता गया। स्कूल के लिए ट्रस्ट भी बना दिया गया, और स्कूल शुरू होने के 3 साल बाद स्कूल के लिए एक बिल्डिंग और खरीद ली गई थी। इसलिए आज स्कूल का वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा था, जहां चीफ गेस्ट के तौर पर शहर के बड़े बड़े अधिकारी उपस्थित थे। आज उनके स्कूल की गिनती नामी स्कूलों में आती है, और अब तो उनके स्कूल को हाई स्कूल तक करने की इजाज़त भी मिल गई थी। आज महिमा जी स्कूल महोत्सव के बाद कुर्सी पर बैठी हुई थी। अपने सामने दोनों बेटों को देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं सोचने लगी, मेरी आंखों का धोखा तो नहीं है। तो दोनों बेटे उनके पास आकर उनके पैरों को छूने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास हुआ कि उनके दोनों बेटे उनके सामने खड़े हैं। आंखों में आंसू आने के कारण दोनों बेटों के चेहरे उन्हें ठीक से नजर नहीं आ रहे थे। खुद को संभालते हुए दोनों आंखों से आंसू साफ किए और बोली, आज शायद तुम रास्ता भूल गए हो, वरना आज से पहले तो तुम्हें अपनी माँ की याद कभी भी नहीं आई। इतने भी क्या बिजी थे कि अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं आ पाए। ना चाहते हुए भी दोनों अपनी माँ की बातें सुनते रहे। थोड़ी देर सन्नाटा छा गया था। खैर छोड़ो, कैसे हो तुम, पहले यह बताओ। गुरमीत बोला, हम ठीक हैं, आप कैसी हो माँ।
मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन टूट कर बिखर गई थी। लेकिन अब मैं खुद को संभाल लिया है। मेरी चिंता मत करो, तुम्हारी माँ खुद को संभालना सीख गई है। तुम रुको, मैं तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करवा देती हूँ। इतना कहकर महिमा जी वहाँ से उठकर चली गई और जाकर नौकर को आवाज़ लगाने लगी। गुरमीत और मोनू दोनों यह देखकर हैरान हो गए थे कि उनका वह पुराना सा घर, जिसे वह सोच रहे थे कि खंडर हो गया होगा और जिसे बेचकर वह अपने रास्ते निकल लेंगे, लेकिन वहाँ तो एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी हो चुकी थी, जहाँ पर एक स्कूल बड़ी ही शान से चल रहा था। यह देखकर उनके मंसूबों पर पानी ही फिर गया था। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमारी माँ ऐसा भी कुछ कर सकती है। अब तो वह यही सोच रहे थे कि किस मुंह से अपनी माँ से हिस्सा मांगेंगे। तो मोनू ने बोला, लेकिन मांगना तो पड़ेगा ही। मेरी पत्नी तो एक अच्छी खासी रकम की उम्मीद लगा कर बैठी है। अगर पैसे लेकर नहीं गया तो मुझे तो कच्चा ही चबा कर खा जाएगी। हाँ मोनू, पैसों की तो ज़रूरत मुझे भी है। देखा जाए तो बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, माँ के सामने तो बच्चे ही रहते हैं। माँ से बात करके पता चलेगा कि वह हमें क्या दे सकती है। थोड़ी ही देर में महिमा जी सबके लिए खाना लगवा दिया। खाना खाते हुए दोनों भाई बड़ी उलझन में लग रहे थे। खाना खाने के बाद मोनू ने कहा, माँ हमें आपसे बात करनी है। तो महिमा जी बोली, मुझे पता है तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, मैं सब जानती हूँ। लेकिन बेटा, जिस चीज़ के लिए तुम यहाँ आए हो वह तो तुम्हें नहीं मिल पाएगी। दोनों ने अपनी माँ की तरफ हैरानी से देखा। फिर महिमा जी बोली, तुम्हारी माँ हूँ मैं, तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। क्या मैं नहीं जानती कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ अपना हिस्सा मांगने के लिए आए हो। यह सुनकर दोनों के पसीने छूटने लगे थे। लेकिन बेटा, अब ना तो इस घर में तुम्हारा हिस्सा है और ना ही तुम्हारे पिता के कारोबार में, क्योंकि वह तो हमने पहले ही बेच दिए थे जब तुम्हारे पिताजी बीमार हो गए थे। इसलिए उनके इलाज में सभी पैसे लग गए और जो पैसा बचा था उससे मैंने इस घर को सही करवा लिया है और अपना स्कूल खोल लिया है और यह स्कूल की इमारत ट्रस्ट के नाम कर दी है, ताकि मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद यह स्कूल इसी तरह चलता रहे। लेकिन माँ, आपको यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? हम थे ना करने वाले। बेटा, मेरे लिए पैसे की ना तो पहले कोई अहमियत थी और ना अब है। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि हमारा घर हमेशा बच्चों के अस्तित्व से ही चलता रहे, इसलिए इतना बड़ा घर बनाया था। लेकिन वह तो विदेश में जाकर बस गए थे और तुम्हारे पिताजी भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। इसलिए मैंने सोचा कि लोगों की मदद से कुछ करके थोड़ी सी समाज सेवा कर लूं, ताकि कुछ पुण्य कमा सकूं। इससे मेरा जीवन भी बीत जाएगा और समाज सेवा भी हो जाएगी। इस काम में भगवान ने भी मेरा साथ दिया और अब समय कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता। अकेलापन मेरे आसपास भी नहीं भटकता है। और यह बात तो मैं तुम लोगों से ही सीखी है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें उनकी ज़िंदगी उन्हीं के हिसाब से जीनी देनी चाहिए, उन्हें अपने पल्लू से बांध कर नहीं रखना चाहिए। मैं बस तुम्हारी ही बातों को तवज्जो दी है। तभी चपरासी कहता है, मैडम जी आपसे कोई मिलने के लिए आया है। महिमा जी बोली, अंदर भेज दो। अपने दोनों बेटों को बाहर जाने को बोल देती है और कहती है, मुझे कुछ काम है। दोनों वहाँ से उठकर अपना सामान लेकर बाहर चले गए, क्योंकि उनके अरमान धरे के धरे रह गए थे। जैसा सोच कर आए थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। महिमा जी ने साफ साफ मना कर दिया था। माता पिता का दिल दुखाकर आखिर उन्होंने जो पाप किया था उसकी सज़ा तो उन्हें मिलनी ही थी। इसलिए अब उनके पास मेहनत करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए दोनों को ही खाली हाथ जाना पड़ा। तभी तो कहते हैं, जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया उन्हें उनके बारे में ज़्यादा नहीं थोड़ा तो सोच ही लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता को सिर्फ बच्चों का साथ चाहिए होता है, ना कि उनका पैसा। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।